हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब चलते हैं अपनी इस छोटी सी न्यू स्टोरी पर। तो गाइस, मैं आपको इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये स्टोरी दो ऐसे फ्रेंड पर बेस है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि दोनों सेम कपड़े, सेम शूज, सेम कॉलेज, हर चीज़ सेम ही थे। और दोनों को प्यार भी हुआ तो सेम पर्सन से। मगर स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो चलिए अब आगे कहानी में देखते हैं कि वो दो पर्सन कौन थे और वो दुश्मन कैसे बने। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ओमेगा वर्सेस स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है लव एंड हेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसकी एज लगभग 5 इयर्स ओल्ड है। उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को कड़ाके की ठंड में खड़ा किया था क्योंकि उस बच्चे के हाथ से एक प्लेट टूट गई थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे सजा दी थी। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग था और उसकी वो मोम और कोई नहीं बल्कि कांसा सेरेन थी। तभी उसकी स्टेप मोम दौड़कर आती है और कांसा पर चिल्लाकर कहती है, कांसा ये क्या कर रही हो तुम? विंग को मारने का इरादा है क्या? तभी कांसा सेरेन कहती है, वो मर भी गया तो तुम्हें क्या? मैं अपने बच्चे के साथ कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चे के साथ में नहीं। तुम जाओ और अपने पति और अपने बच्चों को संभालो, समझी? गाइस, विंग की स्टेप मॉम और कोई नहीं बल्कि जियान यू है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जियान यू विंग को उठाती है और अपने साथ ले जा रही थी। तभी कांसा सिरेन जियान यू का हाथ पकड़ती है और यू से कहती है, यू मेरे बच्चे को छोड़ो। यू कांसा का हाथ पकड़कर झिड़क देती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है करो। और जियान यू विंग को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इधर कांसा अपने घर के अंदर आती है और एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है, चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। कांसा की आंखों में आंसू थे। अब वो एक जगह बैठती है और गुस्से में कहती है, यो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन दिया, मेरा घर, मेरा पति और आज मेरा बच्चा भी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को अपने पास ले जाने की? हाँ, कैसे? इधर विंग उस सर्दी के मौसम में बाहर खड़े रहने की वजह से उसे फीवर आ गया था। यू विंग को बेड पर लिटाती है, उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और अपनी बेटी यांगली से कहती है, यांगली विंग का वो हाथ रफ करना, मैं तब तक तुम्हारे डैड और डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जियान यांगली जिसकी एज 20 इयर्स ओल्ड है और यांगली का एक छोटा भाई है जिसकी एज 6 इयर्स है। यांगली अपने मॉम के कहे अनुसार विंग के हाथ को रफ करने लगती है। इधर यू अपने हस्बैंड और डॉक्टर दोनों को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और विंग को चेक करता है, उसे इंजेक्शन देता है और यू से कहता है, मिसेस जियान, मैंने बच्चे को इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटों में फीवर उतर जाएगा। यू डॉक्टर को थैंक यू कहती है। अब डॉक्टर निकल ही रहा था तभी जियान फेमियान पहुंच जाता है। वो घबराते हुए कहता है, विंग कैसा है? यू डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उसका फीवर उतर जाएगा, अब मैं चलता हूँ, आप उस बच्चे का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इतना कहकर गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। इधर जियान फेमियान यू से पूछता है, यू क्या हुआ विंग के साथ? यू कहती है, पता नहीं, वैसे भी तुम तो कांसा को जानती ही हो, वो हमसे कितना नफरत करती है, मगर एक बच्चे को इतनी कड़ी सजा देना ये ठीक नहीं है। फेमियान, आखिर कांसा को क्या हो गया? वो हमसे इतनी नफरत क्यों कर रही है? और आज तो उसने हाथ ही कर दिया, उसने विंग को नंगे पैर इतनी ठंड में बाहर खड़ा कर दिया। फेमियान कहता है, क्या? फेमियान को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है और कहता है, आज तो मुझे कांसा से बात करनी होगी। इतना कहकर वो कांसा के कमरे में जाता है जहाँ कांसा ने सारे घर में तोड़ फोड़ कर रखी थी। जियान फेमियान अंदर जाता है और कांसा को उठाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, कांसा ये सब क्या है? क्यों दिन प्रतिदिन पागल होती जा रही हो? आखिर अब क्या चाहिए तुम्हें? कांसा गुस्से में जियान फेमियान का कॉलर पकड़कर कहती है, मुझे तुम चाहिए फेमियान, तुम्हारा साथ चाहिए। जैसा तुम यू के साथ रहते हो वैसे ही मेरे साथ रहा करो, मुझे प्यार किया करो। फेमियान कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, बस कांसा चुप करो, पिछले कई सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा मगर मैं अपना प्यार नहीं दे सकता।
मैं यू से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और मत भूलो, तुमने ही कहा था तुम मुझे भले ही प्यार न दो मगर मैं तुम्हें यू से अलग ना करूँ। और तुम्हारे कहने पर ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, अब अपनी फैमिली में रखा। मगर तुमने क्या किया? तुम अपनी ही फ्रेंड का घर तोड़ने चली थी, उसे धोखा दिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल हुई। उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला बल्कि अपने साथ रखा। लेकिन तुम हो कि तुम मान ही नहीं रही हो। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। कांसा फिर से जियान फेमियान का कॉलर पकड़ती है और कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, मेरे साथ रहना होगा। और हंसते हुए कहती है, फेमियान अगर यूं ही तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे तब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा ना, मुझे प्यार करना ही होगा ना, क्योंकि फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, समझे। फेमियान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो कांसा को एकदम ज़ोर से पुश करता है, जिसके कारण कांसा कांच की टेबल के ऊपर गिर जाती है और वो कांच की टेबल टूट जाती है और अचानक कांसा के सर से ब्लड गिरने लगता है। ये देखकर फेमियान घबरा जाता है और वो उसी जगह जम जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। इतनी जोर की आवाज़ सुनकर यू उस कमरे में दौड़कर आती है और फेमियान से पूछती है, फेमियान क्या हुआ? और फिर यू की नज़र कांसा पर जाती है जो खून से लथपथ पड़ी थी। यू कांसा के पास जाती है, उसका सर उठाती है और फेमियान से कहती है, फेमियान ये तुमने क्या किया? फेमियान घबराते हुए कहता है, यू ये अचानक हो गया, मैंने तो केवल पुश किया था, अब क्या होगा? यू कांसा की सांस चेक करती है और फेमियान से कहती है, फेमियान ये मर चुकी है। फेमियान कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता। यू के आंखों में आंसू थे क्योंकि कांसा जैसी भी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर अब वो नहीं रही तो वो अपने घर को भी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। इसलिए वो फेमियान से कहती है, फेमियान अगर किसी को पता चल गया कि तुमने कांसा को मारा है तो सब खराब हो जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी पता लगने से पहले इसे दफनाना होगा। फेमियान कहता है, क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। यूँ कहती है, फेमियान हमें करना होगा, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और वो फेमियान को लेकर घर के पीछे गार्डन में जाती है और फेमियान को फावड़ा देते हुए कहती है, फेमियान लो और जल्दी से खोदो। फेमियान भी घबराते हुए फावड़ा पकड़ लेता है और गार्डन में खोदने लगता है। कुछ देर बाद फेमियान और यू दोनों कांसा को दफना देते हैं। यू कमरे में सारा ब्लड साफ करती है और फेमियान को लेकर अपने घर में घुस जाती है। फेमियान काफ़ी घबराया हुआ था। अब अगली मॉर्निंग विंग थोड़ा सा ठीक था। वो यू से कहता है, आंटी मोम के पास जाना है। और वो छोटे छोटे कदमों से भागकर अपने मोम के पास जाता है। वहाँ विंग चारों तरफ कमरा फैला हुआ देखता है। वो माँ माँ चिल्लाता है। पीछे से यू भी उस कमरे में आती है और विंग से कहती है, विंग। विंग रोते हुए कहता है, आंटी मोम कहाँ है? यू विंग से कहती है, बेटा घर की हालत देखकर लगता है तुम्हारी माँ कहीं चली गई है। विंग कहता है, क्या? मोम मुझे छोड़कर चली गई? यू विंग को गले लगाती है और कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे, मैं हूं ना। विंग कुछ भी नहीं कहता और यू कांसा के कमरे पर ताला लगा देती है। और अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जियान फेमियान ने डर से उस जगह को छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ बीजिंग शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने यांगली, विंग और चेन तीनों का एडमिशन लेंस के स्कूल में करा दिया था। और यू ने अपने हस्बैंड के साथ में बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे बच्चे स्कूल से कॉलेज पहुंच गए और जियान फेमियान ने अपना एक अंपायर खड़ा कर दिया। यू भी अब मैडम यू बन चुकी थी। अब हम विंग और चैन का फर्स्ट दिन देखते हैं कॉलेज में, जहाँ विंग बहुत ही शांत रहता था। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, वो हमेशा डरा डरा ही रहता था। वही चैन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। उसे पार्टी करना, ओमेगा से फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। कोई भी ओमेगा ऐसी नहीं थी कि जिसने चैन को थप्पड़ न मारा हो। फिर भी चैन हमेशा अपने में मस्त रहता था। वो कहता नहीं था मगर विंग और अपनी सीजे की केयर करता था। विंग जब अपनी क्लास में जाता है तो अचानक वो स्लिप हो जाता है और वो जोर से मुंह के बल गिर जाता है। ये देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक अल्फा खड़ा होता है और वो विंग के पास जाता है और विंग को अपना हाथ देता है उसे उठाने के लिए। विंग भी बिना देखे उसका हाथ पकड़ लेता है और खड़े होकर कांपती हुई आवाज़ में थैंक यू कहता है। वो पर्सन विंग का चश्मा उठाकर उसके आंखों पर लगाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वो पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम वेन चाओ है। विंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय मेरा नाम विंग है।
बेंचाओ कहता है वाह नाइस नेम, और वो विंग को अपने साथ अपने बेंच पर ले जाता है और अपनी पास वाली सीट पर विंग को बिठा देता है। अब उन लोगों के ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग बेंचाओ के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। उन दोनों को साथ देखकर कॉलेज के स्टूडेंट को लगता था कि शायद बेंचाओ और विंग दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विंग भी बेंचाओ के साथ ही उठना बैठना बात करना बहुत पसंद था। अब देखते देखते उन लोगों का 1 साल बीत गया। बेंचाओ विंग से प्यार करने लगा था, मगर वो ये बात विंग को नहीं बताता। बेंचाओ ने सोचा था कि वो विंग के बर्थडे वाला दिन विंग को प्रपोज करेगा, मगर अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ कि बेंचाओ को कॉलेज से जाना पड़ा। बेंचाओ को टाइम भी नहीं मिला विंग से बात करने का। बेंचाओ के जाने के बाद विंग फिर से उदास हो गया, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट विंग को बहन जी टाइप का समझते थे, इसलिए कोई भी कभी भी विंग से ज़्यादा बात नहीं करता था। अब समय आया जब विंग की हालत देखकर मैडम यू और जियान फेमियान विंग को आगे की पढ़ाई के लिए चाइना से लंदन भेजती है। अब विंग लंदन पहुंच गया था। मैडम यू के कजन ब्रदर ल्यू फेंग के पास वो लंदन में रहते थे। उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे, वेनिंग और वेंचिंग। जब विंग लंदन ल्यू फेंग के मेंशन में पहुंचा तो वेंचिंग और वेनिंग काफ़ी खुश थे, क्योंकि कई सालों बाद कोई तीसरा उनके साथ था, उनके साथ रहने आया था। विंग को डरा सहमा देख वेनिंग कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी वेंचिंग कहती है, विंग नया शहर नए लोग हैं, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मगर विंग ये लंदन है, यहाँ लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तुम भी जियो। ये कहकर वो विंग को गुड नाइट कहती है और अपने रूम में आ जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है, शावर लेता है और रेडी होकर नीचे आता है, जहाँ वेंचिंग वेनिंग और ल्यूफेंग बैठा था। विंग सबको गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ ल्यूफेंग विंग को अपने पास बुलाता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, देखो बेटा, तुम यहाँ अपने अंकल के पास आए हो और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे वेनिंग और वेंचिंग है, उसी तरह आज से तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे आकर बताना, ठीक है? विंग हमें सिर हिलाता है। ल्यूफेंग कहता है, विंग बेटा, हमें एक ही लाइफ मिलती है, इसलिए हमें पॉजिटिव होकर मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहिए, समझे? विंग फिर से हाँ में सिर हिलाता है। तभी वेंचिंग और वेनिंग कहते हैं, डैड आप फिक्र मत करिए, अब हम विंग को ऐसा बना देंगे कि आप विंग को पहचान भी नहीं पाओगे। ल्यूफेंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, विंग को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं, वो जैसा है वो बहुत अच्छा है। वेंचिंग और वेनिंग कहते हैं, डैड। ल्यूफेंग कहता है, ओके बेटा, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो, मैं चलता हूँ। वेनिंग और वेंचिंग अपने डैड को बाय कहते हैं। तभी ल्यूफेंग कहता है, वेंचिंग वेनिंग आज विंग को कॉलेज ले जाना, मैंने उसका एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में ही किया है। वेंचिंग कहती है, ओके डैड। इतना कहकर वेंचिंग विंग से कहती है, जाओ विंग, रेडी हो जाओ। विंग ने एक वाइट कमीज और एक ब्लैक पैंट पहनी थी। विंग कहता है, मैं रेडी हूँ। वेंचिंग और वेनिंग कहते हैं, क्या तुम ऐसे कॉलेज जाओगे? विंग कहता है, हाँ, इसमें क्या बुरा है? वेंचिंग वेनिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कान में कुछ कहते हैं। विंग कहता है, वेंचिंग क्या हुआ? वेंचिंग कहती है, कुछ नहीं, और वो विंग से कहते हैं, चलो, और वो तीनों भी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं, जहाँ वेंचिंग और वेनिंग विंग को पहले मॉल ले जाते हैं, जहाँ वो पहले विंग के लिए कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद वो विंग को सैलून ले जाते हैं, जहाँ उसका मेकओवर होता है। कुछ देर बाद वेंचिंग विंग को क्लोथ देती है और मॉल में ही रेडी होने को कहती है। विंग भी वेंचिंग की बात मान जाता है और रेडी हो जाता है, जहाँ विंग बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल लग रहा था। पर वेनिंग कहता है, सीजे अभी भी कुछ बाकी है। वेंचिंग कहती है, क्या? वेनिंग कहती है, वेनिंग कहता है, अभी बताता हूँ, और वो विंग को वहीं आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है। विंग की नज़रों को चेक करवाता है और उसके चश्मों को हटाकर उसकी आंखों में लेंस डलवाता है, और अब जब विंग बाहर आता है तो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वेंचिंग तो विंग को देखते ही रह गई और विंग से कहती है, हाय विंग, अगर कोई अल्फा इस वक्त तुम्हें देख लेना तो पक्का तुम्हें किस कर लेगा। विंग कहता है, क्या? वेंचिंग कहती है, काश मैं ही अल्फा होती तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लेती। क्यों वेनिंग? वेनिंग कहता है, क्या हुआ सीजे, आप नहीं बना सकती तो मैं हूँ ना, मैं बना लूँगा। क्यों विंग, बनोगे मेरे पार्टनर? विंग कहता है, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? और वेंचिंग, क्या हमें कॉलेज नहीं जाना? वेंचिंग कहते, ओ हाँ चलो। इतना कहकर वो तीनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ जब जैसे ही विंग
गाड़ी से उतरता है तो कॉलेज के सभी अल्फा बीटा यहाँ तक कि ओमेगा भी विंग को देखने लगते हैं, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एक पल के लिए तो मानो पूरा कॉलेज एकदम फ्रीज हो गया था। सभी विंग की ब्यूटी को देखे ही जा रहे थे। अब विंग अंदर जाता है, मगर तभी एक पर्सन अपने स्केटबोर्ड पर आ रहा था और वो भी विंग को देखता है तो वो भी विंग की ब्यूटी में खो जाता है, जिससे वो स्केटबोर्ड पर ध्यान ही नहीं देता और सीधा विंग के ऊपर लैंड हो जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जिससे दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। वो पर्सन विंग के ऊपर ही था और विंग को देखे जा रहा था। वही विंग भी शौक होकर उसे ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। तभी वेंचिंग वांग जी को उठाते हुए कहती है, वांग जी तुम भी ना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस स्केटबोर्ड को लेकर कॉलेज मत आया करो। अरे भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं, उसका इस्तेमाल कर लिया करो। इधर बेनिंग विंग को उठाता है और विंग से कहता है, तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है, मगर गिरने की वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई थी, जो हमारे वांग जी ने नोटिस कर लिया था। वांग जी वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग ये कौन है? वेंचिंग कहती है, क्यों? अब इसके साथ भी फ्लर्ट करने का विचार है, जैसा तुम हमेशा सबके साथ करते हैं? वांग जी एकदम से कहता है, नहीं, इससे प्यार करना है। ये सुनकर तो विंग वेंचिंग बेनिंग सब शौक, क्योंकि 20-22 साल की एज में ये पहली बार था जब वांग जी ने किसी ओमेगा के बारे में ऐसा कहा होगा, क्योंकि वांग जी ने आज तक किसी भी ओमेगा को भाव नहीं दिया था। अब वांग जी सीधे विंग के पास जाता है और विंग को आई लव यू कहता है। विंग तो एकदम शौक, क्योंकि ये विंग के लिए भी पहली बार था जब किसी अल्फा ने उसे आई लव यू कहा होगा। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे हो। इतना कहकर वो अपना स्केटबोर्ड उठाता है और रास्ते से हट जाता है। विंग वांग जी को बिना जवाब दिए बेनिंग का हाथ पकड़ता है और भाग जाता है। विंग काफ़ी घबरा गया था। बेनिंग समझ जाता है, वो विंग को काम डाउन करता है, उसे बैग से निकालकर पानी देता है। इधर बेंचिंग वांग जी से कहती है, वांग जी ये सब क्या था? देखा वो कितना घबरा गया। वांग जी कहता है, क्यों? बेंचिंग कहती है, पता नहीं वांग जी, वो पहले से ही ऐसा है, इसलिए तो उसके मॉम डैड ने उसे यहाँ भेजा है। वांग जी कहता है, चिंता मत करो वेंचिंग, अब वो मेरा है और मैं उसे अपने जैसे ही बना दूंगा। वेंचिंग हाथ जोड़कर कहती है, तू रहने दे भाई, विंग को हम संभाल लेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर लेंजन वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, विंग, ओह तो इसका नाम विंग है, और अपने हाथ से स्केट जमीन पर फेंकते हुए कहता है, अब मिशन विंग स्टार्ट। जब तक विंग मुझसे आई लव यू नहीं कहेगा तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और फिर से अपने स्केटबोर्ड पर चढ़ जाता है। अब ऐसे ही और दिन बीतते गए। वांग जी विंग से आई लव यू बुलवाने के लिए हर समय विंग के आगे पीछे घूमता रहता था, जिस वजह से विंग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता था। अब ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे। अब विंग को आदत पड़ चुकी थी वांग जी का रोज ऐसे परेशान करने की। मगर आज जब विंग सुबह अपने कॉलेज आया तो आज वांग जी उसे कहीं नहीं दिखा। विंग वांग जी के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बंदे ने पिछले 6 महीने से सुबह से लेकर शाम तक उसे फॉलो किया हो, आज वो कॉलेज में कहीं नहीं था। विंग सोचता है शायद वो क्लास में होगा। विंग सुबह से शाम तक इंतजार ही करता गया, मगर आज वांग जी बिल्कुल भी विंग के पास नहीं आया था। ये चीज़ विंग को परेशान कर रही थी। अब विंग और वेंचिंग घर जा रहे थे, तभी विंग कहता है, वेंचिंग आज वो मुझे परेशान करने नहीं आया। वेंचिंग कहता है, हाँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज के दिन वो अकेला रहना पसंद करता है। विंग कहता है, क्या उसकी फैमिली? वेंचिंग कहती है, उसकी फैमिली भी चाइना में है। पता नहीं कुछ साल पहले अचानक 20 सेमेस्टर में वांग जी का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ था और तब से लेकर अब तक साल में एक दिन वो अकेला रहता है और ना ही उस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। पहले के कुछ साल तो मैंने न्यूसेन ने, शुयान ने, कुवान ने कोशिश की थी, मगर हमने उसके लिए सरप्राइज पार्टी भी रखी थी, मगर वो कभी आया ही नहीं। हम लोग रात भर उसका इंतज़ार करते थे और सुबह भी जब वो आता था तो किसी से बात नहीं करता था। बाद में हमने भी फोर्स नहीं किया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। विंग कहता है, वेंचिंग क्या तुमने या बाकियों ने उससे पूछने की कोशिश नहीं की वो क्यों अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? वेंचिंग कहती है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर वो है कि कभी कुछ बताता ही नहीं। तभी विंग कहता है, वेंचिंग मैं कोशिश करूँ? वेंचिंग कहती है, क्या विंग, कहीं तुम्हें भी तो? विंग कहता है, नहीं वेंचिंग, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना,
मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बेंचिंग कहती है बुरा पर क्यों? विंग कहता है सोचो, जो पर्सन हमेशा इतना खुश रहता है, अपनी बात को बिना सोचे समझे सामने रखता है, अचानक वो पर्सन एक दिन कुछ ना कहे जो वो रोज करता है तो उसमें बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। बेंचिंग कहती है ओके। इतना कहकर बेंचिंग विंग को वांग जी के अपार्टमेंट में ले जाती है। विंग बेंचिंग से कहता है बेंचिंग टेरिस पर सरप्राइज पार्टी अरेंज करो। बेंचिंग कहती है क्या? विंग मैंने अभी बताया ना, वो कभी भी सरप्राइज पार्टी में नहीं आया। विंग कहता है आ जाएगा, तुम तैयारी करवाओ। बेंचिंग कहती है ओके। अब विंग वांग जी के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो डोरबेल रिंग करता है। वांग जी अपने कमरे में लेटा था। डोरबेल की आवाज़ से वांग जी उठता है, टाइम देखता है और सोचता है इस वक्त कौन होगा। तभी वांग जी सोचता है कहीं बेंचिंग न्यूसेन स्वान ये सब लोग तो नहीं है। फिर वांग जी कहता है पर इन्हें तो पता है कि मैं आज के दिन अकेले रहता हूँ और इतने सालों बाद अचानक ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वांग जी उठता है, डोर खोलता है तो सामने विंग को देखकर शॉक, और विंग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? विंग अंदर आता है और कहता है आप जल्दी तैयार हो जाइए, हमें पार्टी में जाना है। वांग जी कहता है क्या? कौन सी पार्टी? विंग कहता है आपके बर्थडे पार्टी में, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। वांग जी मुंह फेर कर कहता है नहीं विंग, मैं नहीं जाऊंगा। ये सब वो सीरियस और थोड़ा उदास होकर कहता है। विंग कहता है क्यों? वांग जी आज आपका इतना बड़ा दिन है और आप ऐसे अकेले यूँ अपने कमरे में, क्या हुआ? क्या मैं जान सकता हूँ? वांग जी एक स्मक करते हुए कहता है क्या करोगी मेरे बारे में जानकर? और वैसे भी आज तो सुबह से तुम आराम से रहे होंगे ना, क्योंकि आज मैं जो नहीं था तुम्हें पीछे भागने के लिए। विंग कहता है हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है मेरा मतलब जो अल्फा इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था और बार बार कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो अचानक से इस कमरे में अकेला क्यों? क्या बात है प्लीज़ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी कहता है क्यों? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्या तुम मेरे फ्रेंड हो या मेरे रिलेटिव या फिर मेरे लवर? तुम तुम क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है वांग जी अगर मैं कहूँ ना तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना ही तुम्हारा रिलेटिव, और रहा सवाल लवर का तो उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है क्या सच में विंग तुम मेरा लवर बनोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है ठीक, और विंग को अपने बेडरूम में ले जाता है जहाँ वो विंग को बेड पर बिठाता है और अपने वार्डरोब से एक बॉक्स निकालता है और नीचे बैठकर उसे खोलता है जिसमें वांग जी के बर्थडे के कुछ फोटोग्राफ्स थे। वांग जी उन सब फोटो को फैलाता है। उसमें से उसके मॉम डैड के साथ में वांग जी था जो केक कट रहा था। वांग जी वो फोटो विंग को दिखाता है और विंग से कहता है विंग देखो इस बच्चे को, ये कितना हैप्पी है क्योंकि इसके साथ इसके मॉम डैड है और ये बर्थडे उसके जीवन का लास्ट बर्थडे था। विंग ये सुनकर वांग जी के पास ही नीचे बैठ जाता है और कहता है क्या मतलब? वांग जी कहता है विंग क्योंकि इस बर्थडे ने उस रात मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, तुम्हें पता है। सब बहुत हैप्पी थे, सब बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक एक गोली चली और वो गोली मेरी मॉम को लगी और मेरी मॉम एकदम से ज़मीन पर गिर गई। फिर कुछ देर बाद दूसरी गोली चली और मेरे डैड भी मेरी मॉम की साइड में गिर गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। तभी मेरे अंकल हाथ में गन लेकर मेरे पास आए और जिस इंसान ने मेरे मॉम डैड पर गोली चलाई उसी इंसान को मेरे अंकल ने मार दिया था। मैं उस इंसान को नहीं जानता था कि वो कौन है, ना ही मैं ये जानता था कि उसने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा और अंकल के हाथ में गन कहाँ से आई। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे सामने 3-3 लाश पड़ी थी और अंकल के हाथ में गन थी। कुछ लोग जो ब्लैक आउटफिट में थे उन्होंने मुझे उठाया और मेरे कमरे में ले गए और वो दोनों वहीं खड़े हो गए। मैं रो रहा था, बिलख रहा था। उनसे कहा मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाने दो, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कमरे से हिलने भी नहीं दिया। रात को रोते रोते कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं था। और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। मैं उठकर नीचे गया। घर बहुत साफ सुथरा था। मैंने वहाँ बहुत से लोग देखे जो ब्लैक आउटफिट में थे। सामने 2 फोटो फ्रेम थी, एक मेरी मॉम की, दूसरे मेरे डैड की, जिन पर अब
फूल चढ़े हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये सब क्या है? अंकल ने तुरंत गार्ड को बुलाया और फिर से मुझे कमरे में भेज दिया। मैं समझ